अंडरडॉग सिटी के डेप्यूटी काउंसिल ऑफिस में जनरल सेक्रेटरी चिहुआहुआ पेपर वर्क में डूबा हुआ था। चारों तरफ फाइलों का पहाड़, कागजों की बाढ़ और माथे पर गहरी झुंझलाहट। ये नंबर तो खत्म ही नहीं होते। उसने कुर्सी से उठते हुए बड़बड़ाया, एक खत्म करो, 10 और आ जाते हैं। वो खिड़की तक गया और बाहर बरसती हल्की रोशनी में खो गया। जब डेप्यूटी काउंसिल था तब काम मुश्किल जरूर था, पर अच्छा लगता था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। अब भी यकीन नहीं होता कि वो मर गया है। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। पर तभी खिड़की के बाहर अचानक एक चेहरा उल्टा लटकता नजर आया। विकर का चेहरा। तुमने मुझे बुलाया क्या? विकर ने मुस्कुराकर पूछा। चिहुआहुआ हड़बड़ा गया, आंखें फटी की फटी, पसीने की बूंदें माथे से टपकने लगी। वो कुछ समझ पाता विकर खिड़की से अंदर आ गया और चुपचाप एक कप चाय उठाकर पीने लगा। कैसे हो जनरल सेक्रेटरी चिहुआहुआ? उसकी आवाज हमेशा जैसी शांत थी। चिहुआहुआ अब भी हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सामने खड़ा है वो कोई भूत नहीं बल्कि असली विकर है। तुम जंगल में किसी मॉन्स्टर से टकराए थे ना, जख्मी हो गए थे, बारबेरियंस के बीच रह रहे थे। विकर ने सिर हिलाकर सब कुछ मान लिया, एकदम सहज ढंग से। चिहुआहुआ की सांस अटक गई। तो तुम सच में जिंदा हो? विकर हंस पड़ा। क्या इसी सवाल की वजह से इतने देर से चुप थे? मैं अब भी वही हूँ, तुम्हारा जनरल सेक्रेटरी। चिहुआहुआ एक तक उसे देखता रहा, फिर अचानक उसकी आंखें भर आई। तुम वाकई जिंदा हो? तुम्हें देखना बहुत सुकून दे रहा है। फिर उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। ये लड़की तुम्हारी जैसी दिखती है, कहीं ये तुम और किसी बारबेरियन की? विकर ने बात काट दी। हम एक ही खून से हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। चिहुआहुआ ने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। विकर ने फिर सीरियस होकर कहा, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ। इस बीच फॉर्म की देखभाल तुम्हें करनी है, उसे बेसिक एजुकेशन दो। चिहुआहुआ ने झुककर कहा, बहुत वक्त बाद तुमने मुझे कोई ऑर्डर दिया है, मैं इसे पूरे मन से निभाऊंगा। विकर ने उसकी ओर देखा। अंडरडॉग सिटी की हालत संभालने के लिए जरूरत पड़े तो सिंडी वेंडी, सेंट मैसम या मैक जूनो से मदद ले लेना। चिहुआहुआ चौंक गया। सिंडी वेंडी, वो क्रिमिनल जिसे तुमने 2 साल पहले रिहा किया था प्री डील के जरिए। पर मुझे तो पता ही नहीं वो अब है कहाँ। विकर मुस्कुराया। याद है वो दिन जब तुमने ऑफिस में बैठकर 10 बिलियन एक लड़की को दे दिए थे? जैसे ही विकर ने उस 10 अरब की बात छेड़ी, चिहुआहुआ को एक पुरानी याद लौट आई। हाँ, वो लड़की, फूल बेचने वाली जूडी। चिहुआहुआ ने धीमे से कहा। विकर ने सिर हिलाया। हाँ वही, क्योंकि उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। सिंडी वेंडी शायद उसी के साथ गई होगी। अगर वो कोऑपरेट ना करे तो उसे बता देना, मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो मुझ पर एहसानमंद है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। चिहुआहुआ मुस्कुराया। मैं समझ गया, मैं ये काम संभाल लूंगा। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर पूछा, पर तुम कब लौटोगे? विकर ने हल्की सी मुस्कान दी। मिशन पूरा होते ही उसके जहन में एक और वादा तैर रहा था, एक अधूरा काम, एल की रेड डेथ का इलाज। बस एक बूंद होली वाटर से हो सकता है, जो कोवेट्स क्लैन के पास है। वहीं दूसरी ओर बॉम जाग गई थी और चिहुआहुआ की दाढ़ी से खेलने लगी थी। विकर ने खिड़की की ओर देखा। फैसला हो चुका था, उसे निकलना था। सेंट मक्का की ओर। सेंट मक्का की सिटी गेट पर 2 गार्ड्स खड़े थे। तभी उन्होंने कुछ आता देखा। रुक जाओ, दोनों ने अपनी स्पीयर्स आगे कर दी। एक पुरानी सी गाड़ी पास आई, घोड़े की लगाम थामे एक बूढ़ा आदमी। सर जोसेफ, गार्ड्स ने पहचान लिया। ऑयल शॉप वाले, फर्स्ट फ्लोर से। इस गाड़ी में क्या है? जोसेफ ने एक दस्तावेज निकाला। ऑयल है, यही लिखा है इंपोर्ट परमिट में। एक गार्ड गाड़ी की ओर बढ़ा। इंस्पेक्ट करना जरूरी है, ऊपर से आदेश है। जोसेफ परेशान हो गया। हर बार आना होता है, अब भी जांच करनी है। पर गार्ड ने एक बैरल चुन लिया। वो वही बैरल था जिसे जोसेफ नहीं चाहता था। बस ये मत खोलो। जोसेफ मन ही मन कांपने लगा। गार्ड ने ढक्कन खोला। तेल भरा हुआ था, साफ सुथरा, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, अंदर जा सकते हो। सेंट मक्का की सड़कें शांत थी, जैसे किसी ने शहर की धड़कनें रोक दी हो। जोसेफ मुड़ा और उन बारल्स की ओर देखा। अब बाहर आ सकते हो, उसने धीमे से कहा। तभी जिस बारल की जांच हुई थी उस पर हल्की सी हलचल हुई। धक, ढक्कन गिरा। तेल के बीच से एक शख्स निकला, सिर से पांव तक तेल में लिपटा हुआ, चेहरे पर एक क्रो मास्क। जोसेफ की सांसें थम गई। अब मैं जा सकता हूँ, है ना? वो कांपती आवाज में बोला। क्रोमैन ने सिर्फ एक शब्द कहा, वेट। जोसेफ की गर्दन अकड़ गई। क्रोमैन ने एक थैला बढ़ाया। ऑक्स बेयर कैनाइन, जैसा वादा किया था। जोसेफ ने थैला लिया। धन्यवाद। क्रोमैन बिना कुछ बोले एक संकरी गली में उतर गया और अंधेरे में गुम हो गया। जोसेफ वहीं खड़ा रहा। 2 घंटे तक वो उस तेल में डूबा रहा। क्या वो इंसान भी था? अब वो क्रोमैन एक ऊंची मीनार पर खड़ा था, सेंट मक्का के पूरे शहर को निहारता हुआ। धीरे धीरे उसने अपना मास्क उतारा। विकर गहरी सांस ली। तेल में 2 घंटे रहना, रिवर स्टिक्स में 7 मिनट डूबे होने जैसा लगा। इन्फिल्ट्रेशन सफल रही। सेंट मक्का, कोवेट्स क्लान का गढ़, आबादी 1,60,000। यहाँ चर्च की पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग लालच और वासना जैसे भावों को भी छोड़ चुके थे। जमीन पर सोना पड़ा तो भी कोई नहीं उठाता। शहर एकदम अनुशासित था, एकदम पवित्र। तभी घंटियों की आवाज गूंजी। विकर ने ऊपर देखा। ये घंटी, इसके बजते ही सब कुछ रुक जाता है। और सच में लोग चलते चलते रुक गए, सड़कों पर ही घुटनों के बल बैठ गए और प्रार्थना शुरू कर दी। सेंट मक्का की सड़कों पर सफेद कपड़ों में खड़े लोग, आंखें बंद किए, एकदम निश्चल, एक सांस भी बिना हलचल के। विकर उस बर्फ जैसे ठहरे हुए हुजूम के बीच धीरे धीरे निकल रहा था। किसी को उसका एहसास तक नहीं हुआ। ये लोग जी कैसे लेते हैं इतनी घुटन में? वो सोचता रहा। रात गहराती गई। विकर एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसके इर्द गिर्द सन्नाटा और भी घना हुआ, उसने जैकेट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला।
एक कांच की छोटी सी बोतल निकाली और धीमे धीमे उसका सारा तरल कुएं में उठेल दिया। वो कोई आम पानी नहीं था, रेड डेथ का झर, ऑल के ब्लड, स्वेट और टीयर्स से निकला हुआ एक जानलेवा प्लेग जो हवा में फैलता था, छूते ही शरीर को बर्बाद कर देता। विकर जानता था कि ये तरीका बेहद खतरनाक है, पर हालात बहुत ज्यादा अर्जेंट थे। हर सेकंड एक जिंदगी तय कर सकता था। लेकिन ये जगह एक होली टेरिटरी थी। उसे पूरा यकीन था कि इस शहर के सख्त नियम इसका जवाब जल्दी देंगे, इससे पहले कि कोई मरे। तभी 3 छोटे बच्चे वहां आ पहुंचे। कौन है ये? एक बच्चे ने फुसफुसाकर पूछा। वो आदमी कुएं के पास कुछ कर रहा था। मुझे डर लग रहा है। विकर ने अभी तक पीठ मोड़ी नहीं थी, पर उनकी आवाजें उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। चलो यहाँ से, ये खतरनाक लगता है, एक ने कहा। तभी विकर मुड़ा। उसकी नजर उन बच्चों पर पड़ी, ठंडी, निडर, गहराई से भरी नजर। तीनों बच्चे एक पल के लिए जैसे पत्थर बन गए। फिर विकर की आवाज गूंजी, इस कुएं को छूना मत, ये श्रापित है। जो इसमें से पानी पिएगा मौत से नहीं बच पाएगा। बच्चों के चेहरों का रंग उड़ गया। भूत है, ये तो भूत है। चीखते हुए भाग गए, कस्में खाते हुए। कभी इस कुएं से पानी नहीं पिएंगे। विकर मुस्कुराया। अब ये कभी इसके पास नहीं आएंगे। फिर उसने एक डैगर कुएं के पास फेंकी और बुदबुदाया, लेवियाथान क्लैन की जहरीली ब्लेड, हर निशान काम आएगा। उसका शक था कि जंगलों में रेड डेथ फैलाने वाले यही लोग थे, और वो जानता था कोवेट्स और लेवियाथान क्लैन कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे। अब लड़ाई तो पक्की है। विकार की आंखों में चमक आ गई। अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ एक काम बाकी था। होली वाटर, उसकी बूंद गिराने का समय आ रहा था। अब सेंटेस डोलोरेस से मिलना होगा। चांदनी एक भव्य मैंशन पर उतर रही थी। एक परी जैसी रोशनी हर कोने को छू रही थी। मैंशन के बाहर एक भारी भीड़ जमा थी। हर चेहरा एक ही आस में, सेंटेस एक बार बस सामने आ जाए। हर कोई अपनी पीड़ा लेकर आया था, हर कोई उसके चमत्कारी हाथों की तलाश में। भीड़ की गूंज मैंशन के दरवाजे तक जा पहुंची, जहां से एक कोमल पर गूंजती हुई आवाज आई, इतनी रात को क्यों आए हो? लोग सन्न रह गए। सेंटेस, ये वही है। अब सब अपनी पहचान बताने लगे। एक नौजवान आगे बढ़ा। मैं डोर स्माइल रीजन का लॉर्ड हूँ, जॉनथन क्लैन का पहला वारिस और एलन क्लैन का दामाद भी। उसके पीछे एक और बोला, मैं इप्सन गिल्ड एसोसिएशन का ओवरसियर हूँ, बुर्जुआ फैमिली का एक्सपोर्ट देखता हूँ और काउंट बॉस्टनर ला बास्करविल के अधीन 2 साल नाइट रह चुका हूँ। आखिर में एक बूढ़ा आगे आया। मैं अपने पूरे ग्रैनरी, बीच फ्रंट विला और 4 स्पेशल कैरेजेस दे दूंगा, बस मुझे ठीक कर दो। दरवाजे के उस पार सेंटेस की आवाज अब पहले से सख्त थी। क्या सिर्फ तुम्हारी दौलत या ओहदा इतनी रात को मेरे दरवाजे खुलवा सकता है? हरगिज नहीं। उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, बस एक साफ इनकार। भीड़ ने मायूस होकर धीरे धीरे वहां से हटना शुरू किया, पर जब सब चले गए तो एक परछाई अब भी वहीं खड़ी थी, चुपचाप, बिल्कुल अडोल, चांदनी में डूबा, क्रो मास्क पहने। विकर, उसका मन एक पुरानी याद में डूबा हुआ था। रिग्रेशन से पहले मैंने इसे देखा था। एक युद्ध का मैदान, चारों ओर घायल सैनिकों की चीखें, और उनके बीच वो सेंटेस, उसके सफेद वस्त्र खून में भीगे हुए, और फिर भी उसकी डिवाइन पावर्स चल रही थी। जख्मों पर हाथ रखती, दुआ करती बिना थके। वो औरों जैसी नहीं थी। उसे न पैसे की भूख थी, न ओहदे की। तभी वही आवाज वाइकोर की ओर मुड़ी। तुम कौन हो? यहाँ क्यों रुके हो? वाइकोर ने घुटनों के बल झुकते हुए जवाब दिया, मैं एक भटका हुआ मेमना हूँ। खामोशी, मगर वो वहीं झुका रहा। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे से खुला और एक सुनहरी रोशनी दरवाजे से बाहर छलकने लगी। सेंटेस ने उसे अंदर बुलाया। हॉल के अंदर की रोशनी मानो दिन का उजाला हो। बीच में एक भव्य पानी का फाउंटेन, जिसके बीच में थी एक एंजेलिक स्टैचू। सेंटेस की आवाज उसी मूर्ति से आई। क्यों और कैसे भटक गए तुम? वाइकोर ने एक पल सोचा, क्या वो मुझे सीधे मिलने नहीं आएगी? पर फिर खुद ही जवाब दिया, मेरे जैसे रहस्यमय इंसान को वो क्यों अपना चेहरा दिखाएगी? उसने फाउंटेन की चौखट पर एक चमड़े की थैली रख दी। स्लम्स में एक एपिडेमिक फैल रहा है। ये उसी कुएं का पानी है जिसमें एक अभिशप्त एनर्जी है। अगर आप सच में डिवाइन हैं तो आप इसे महसूस कर सकती हैं। मूर्ति चुप रही। अचानक, झूठ बोल रहे हो? सेंटेस की आवाज गूंज उठी और अगले ही पल गड़गड़ गड़गड़ कई नाइट्स ऊपरी मंजिल से हॉल में उतरने लगे। सभी की निगाहें अब वाइकोर पर थीं। उनमें से एक नाइट ने नीचे खड़े वाइकोर की ओर देखा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हारी बातें किसी भटके हुए मेमने जैसी नहीं लगती। तुम कौन हो? विकर चुप रहा, पर मन में वो उस नाइट को पहचान गया। पिएत्रो कोवादिस, पिछली जिंदगी का पुराना साथी, जस्टिस के नाम पर दैत्यों से ज्यादा निर्मम, अंडरडॉग सिटी में 7 यंग मास्टर्स को जो दर्द उसने दिए थे, उन तकनीकों का गुरु, यही पिएट्रो था। विकोर मुस्कुराया। तुम यहाँ हो ये जानकर अच्छा लगा। पिएट्रो चौंक गया। तुमने एपिडेमिक की रिपोर्ट की थी, लेकिन तुम्हारा हुलिया बेहद संदिग्ध है। अगर सेंटेस से मिलना चाहते हो तो मास्क उतारो। विकोर पीछे मुड़ा। मैंने जो कहना था कह दिया, अब मैं जा रहा हूँ। तभी एक तेज चीज उसके चेहरे के पास से निकली। उसका मास्क छूते छूते रह गया। विकोर रुका, सामने देखा। पिएट्रो के हाथ में एक खुली किताब थी। मैं एक संदिग्ध आदमी को यूं ही जाने नहीं दे सकता। विकोर को समझ आया, ये डिवाइन पावर से लिपटा हुआ एक पेज था। इसने किताब के पन्नों को हथियार बना लिया है। पिएट्रो हवा में छलांग मारता है, सीधा वाइकोर के सामने उतरता है। तुम ये जहर से भरे वाटर पूचेस लेकर आए हो, क्या तुम ही एपिडेमिक के जिम्मेदार हो? विकोर ने फौरन जवाब दिया, अगर मैं दोषी होता तो खुद रिपोर्ट करने क्यों आता? पिएट्रो की आंखों में अब भी शक था, या ये भी एक चाल है सेंटेस को बाहर निकालने की? विकोर के मन में गूंजा, जो कुछ भी पिएट्रो कह रहा है वो सब सच है। और तभी पिएट्रो का हमला शुरू हो गया। किताब के पन्ने अब उसकी तलवार बन चुके थे। विकोर ने पिएट्रो के तीखे हमलों से बचना शुरू कर दिया। एक जगह से दूसरी जगह
छलांग मारते, दीवारों से उछलते, एक पल भी रुके बिना। ऑरा इस्तेमाल करूं, पर उसने खुद को रोका। अगर बास्करविल की ऑरा सामने आई तो सब जान जाएंगे मैं कौन हूं। तभी उसने एक मौका देखा, दीवार का सहारा लेकर नीचे की तरफ तेजी से कूदा और एक जबरदस्त किक मारी। पेट्रो ने अपना आर्म गार्ड ऊपर किया, उस पर वही डिवाइन बुक रखी थी। किक की ताकत से नीचे की जमीन दरकने लगी। पेट्रो एक पल के लिए सन्न रह गया। ये क्या, इतनी ताकत इस दुबले शरीर से? विकोर ने बिना वक्त गंवाए अपने दूसरे पैर से उसे धक्का दिया और खुद को पीछे धकेल लिया। ऑक्सबेयर को हराने के बाद जो स्किल सीखी थी, 600 किलो की स्टेबिलिटी, आज पहली बार इस्तेमाल की और ये वाकई काम आई। जमीन पर उतरते ही वाइकोर ने दोबारा हमला किया, इस बार तेज लगातार घूंसे। पेट्रो ने अपनी किताब को ढाल बनाकर घूंसे रोके, पर अब बांची पलट रही थी। वाइकोर अब अपने अंदर की ताकत नहीं छुपा रहा था। सर्बिरस फ्लेम, जैसे ही उसने ये स्किल छोड़ी, एक आग सी किताब से लिपट गई। पेट्रो के हाथ जलने लगे। वो चीखते हुए किताब को फेंकता है और अपना हाथ फव्वारे के पानी में डुबा देता है। विकोर शांत था। अब भी लड़ना चाहते हो? पेट्रो कोई जवाब नहीं दे पाया, पर अगले ही पल, ये जादू है, ये अधर्म है। पेट्रो उस पर टूट पड़ा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। विकोर ने जलती हुई किताब को पैर से उछालकर उसके चेहरे की ओर मार दी। पेट्रो चौंका। नजरों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। बस यही पल चाहिए था। विकोर ने पूरे दम से एक घूंसा उसके सीने पर मारा। आर्मर में दरारें पड़ गईं। पेट्रो हवा में उछलता है, फाउंटेन की मूर्ति से टकराता है। मूर्ति टूट जाती है और फिर वो पीछे की दीवार से जा टकराता है। खून उसके मुंह से निकल रहा था। ऊपर खड़े बाकी नाइट्स बस देखते रह गए। क्या ये सपना है? सर, पेट्रो हार गए। कुछ नाइट्स नीचे कूद पड़े, ढालें उठाई, तलवारें चमक उठी, पर वाइकोर ने दोनों हाथ उठाए। मैं लड़ाई नहीं चाहता, पर अगर जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। पर उसकी बात बीच में ही कट गई। एक आवाज गूंजती है, बस करो। सभी रुक जाते हैं। सैंटेस, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। विकोर को गौर से देखा। तो तुम वहीं खोया हुआ मेमना? वाइकोर ने सिर झुकाया। हाँ, सेंटेस डोलोरेस एल क्वोवडिस। सेंटेस मुस्कुराई। तुम मेमना कम ज्यादा किसी घायल पपी जैसे लगते हो। एक नाइट बीच में बोल पड़ा। ये पपी नहीं, एक खूनी भेड़िया है। पर सेंटेस ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और ठंडी आवाज में कहा, चाय लाओ। नाइट हक्का बक्का रह गया। चाय? पर सेंटेस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलती रही। उसकी नजरें अब भी वाइकोर पर ही थी। अब चाय की मेज पर सेंटेस सामने बैठी थी, विकोर सामने और पिएत्रो पीछे खड़ा, अब भी उसे घूरता हुआ। विकोर ने उसकी उम्र लगभग 16 साल आंकी। डोलोरेस एल क्वोवडिस यादें लौटने लगी। युद्ध के दिनों में जब सब कुछ जल रहा था, वो सेंटेस ही थी जो घायल सैनिकों को संभालती थी। खून, चीखें, राख, सबके बीच वो एक जीवित करुणा थी। हर मार्शल मास्टर, हर सेनापति उसका सम्मान करता था। सेंटेस ने अचानक चुप्पी तोड़ी। थोड़ा थक गई हूँ इन दिनों। विकोर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। थकान? उसकी नजरें थोड़ी उलझन में थीं। सेंटेस अब खिड़की की तरफ देख रही थी। धीरे धीरे कहने लगी, इंपीरियल एकेडमी कोलोसो में पढ़ाई कर रही हूँ। अभी छुट्टियां हैं तो घर के कुछ काम भी संभाल रही हूँ। विकोर हैरान रह गया। ऐसे समय में हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? सेंटेस ने आगे कहना जारी रखा। नोबल्स हों या मर्चेंट्स, हर कोई दिन रात मुझसे कुछ चाहता है। बीमारियां भी अजीब होती जा रही हैं। ज्यादातर केस या तो नशे की वजह से हैं या फिर बीमारियां जो शर्मनाक हैं पर जानलेवा नहीं। एक सिप चाय की और फिर उसकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट आ गई। जस्टिस, बेनेवोलेंस, इक्वालिटी, इन बड़े शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लोगों को बस अपना मतलब चाहिए। वैकोर ने गहरी सांस ली। थियोलॉजी इंसानों को समझने की कोशिश है, इसलिए ये सब अवश्यम भावी है। सेंटेस की निगाहें उस पर टिक गई। ये किस ग्रंथ से है? विकोर शांत रहा, पर सेंटेस ने खुद ही जवाब दिया। ओल्ड टेस्टामेंट, एस्मोस चैप्टर 6 वर्स 9। इतनी पुरानी पंक्तियां आज कोई जानता भी है? पर विकोर अब गंभीर हो गया था। उसने बातचीत को असली मुद्दे की ओर मोड़ा। सेंट मेक्का की स्लम्स में एक महामारी फैल रही है। सेंटेस ने आंखें संकरी की। तुम्हें यकीन है? विकोर ने धीरे से एक पाउच टेबल पर रखा। ये पानी है, वहीं के एक कुएं से लाया हूँ, खुद जाकर देखा है मैंने। सेंटेस उसे घूरती रही। और अगर तुम ही इसके पीछे हो? विकोर की आवाज में संजीदगी थी। अगर मैं दोषी होता तो सामने क्यों आता, लेकिन शक तो होगा ही। विकोर सोचने लगा कि अब अगला कदम क्या हो। उसे हाथ बढ़ाते देख पिएट्रो सतर्क हो गया। वो तुरंत सेंटेस के सामने खड़ा हो गया, ढाल बनकर। सेंटेस पीछे हटी। पर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। विकोर के हाथ से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। डिवाइन ग्लो, उसने कहा। मैं निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, खासकर तब जब ये शहर मेरा अपना शहर है। सेंटेस और पिएट्रो स्तब्ध थे। सेंटेस ने फुसफुसाकर पूछा, तुम क्या लून के अनुयायी हो? विकोर ने संयमित स्वर में कहा, अब क्या मुझे सुना जाएगा? और फिर उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने कुछ अजनबियों को देखा था जो स्लम्स के पानी में कांच की शीशी से कुछ घोल रहे थे। यही हैं इस महामारी के असली गुनहगार। सेंटेस सन्न रह गई। पर क्यों? किसका फायदा होगा इससे? विकोर ने जेब से एक पुराना नक्शा निकाला, टेबल पर फैलाया। ये दोनों जगहें देखिए। उसने दो नाम बोले, लिवियथन क्लैन और बुरिस फैमिली। ये दोनों महामारी से लाभ कमाएंगे। लिवियथन क्लैन मरीजों से नमूने लेंगे, रिसर्च करेंगे और डिवाइन कोविड्स को गिरते देखेंगे। बुरिस फैमिली लोगों के मरने से खेत, दुकानें, कारखाने खाली होंगे और फिर ये व्यापारी लोग
सारी जमीन सस्ते में खरीद कर अमीर बनेंगे और दोष डीप फॉरेस्ट के निवासियों पर डाल दिया जाएगा। सबके लिए एक आसान बलि का बकरा। सेंटेस और पिएत्रो बस सुनते रह गए। विकोर की आंखों में अब भी वो चमक थी, एक सच्चाई। सेंटेस की वो आंखें अब सिर्फ विश्वास से नहीं बल्कि सवालों से भरी थी। तुम आखिर हो कौन? विकोर ने जवाब दिया, धीरे, एक रहस्य की तरह। तुम मुझे नाइट ब्लड हाउंड कह सकती हो। ये नाम सुनते ही सेंटेस थोड़ी असहज हो गई। पिएत्रो ने तीखा ताना मारा, तुम्हारा ये नाम तुम्हारे काले कपड़ों और लहू लुहान अतीत के लिए एकदम उपयुक्त है। ये ईर्ष्या है। लेकिन सेंटेस ने सिर झुकाकर मान लिया। जो कुछ भी इस व्यक्ति ने कहा वो सब मुमकिन है। फैसला लिया गया, हमें स्लम्स जाना होगा और वहाँ की हालत खुद देखनी होगी, फिर सब कुछ पिताजी को बताना है। पिएत्रो ने बिना कोई सवाल किए उसकी योजना पर सहमति जताई। विकोर चुपचाप देख रहा था। सेंटेस की आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। शुक्र है इनसे मुलाकात हुई, अब चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी, उसने मन ही मन सोचा। पर सेंटेस की नजरें अब विकोर पर टिकी थी। ये वही है जिसने सर पेट्रो और होली नाइट्स को हराया था। और फिर भी क्यों लगता है जैसे ये आदमी भीतर से टूटा हुआ है। उसे ऐसा महसूस हुआ उसके भीतर कोई जानवर सांस ले रहा। खून, तेल, लोहा और गुस्से की तपिश में सना हुआ। ये नफरत का रंग नहीं, ये तो गहरे दुख का रंग है। इस रहस्यमयी आदमी की असलियत को लेकर उसके मन में हलचल मच गई थी। स्लम्स का चर्च। जैसे ही सेंटेस वहां पहुंची, सिस्टर्स दौड़ती हुई आई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेंटेस, कृपया हमें इस भयानक बीमारी से बचाइए। सेंटेस ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसने देखा कई लोग जमीन पर पड़े हैं, चेहरे पर पीड़ा, शरीर पर लाल दाग। नाइट ब्लड हाउंड, एक शब्द भी झूठ नहीं बोला इसने। विकोर एक कोने में खड़ा चुपचाप सब देख रहा था। मैंने आम लोगों को इस लड़ाई में घसीटा, ये ठीक नहीं था, पर शुक्र है बच्चे इस बार बच गए। उसे याद आया कुएं के पास उन बच्चों को डराना शायद उन्हीं की जान बचा गया। पर अब उपचार की बारी सेंटेस की थी। वो उन मरीजों के पास पहुंची और धीमे स्वर में बोली, ईश्वर की सबसे शुद्ध करुणा तुम्हें चंगे करेगी। मैं अपने जीवन के प्रकाश और आत्मा की अग्नि को पुकारती हूँ। मेरे पाप, मेरी आत्मा गवाह बनो। इन पीड़ित आत्माओं के लिए। एक आंसू उसकी पलकों से फिसला, जमीन पर गिरा और उसी पल एक स्वर्णिम रोशनी पूरे चर्च में फैल गई, दरवाजों खिड़कियों से भी बाहर निकलती। यह चमत्कार है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो अभी तक हाँफ रहा था, जिसके शरीर पर लाल निशान थे, अब शांत सांस ले रहा था। निशान धीरे धीरे गायब हो रहे थे। सेंटेस ने उसे ठीक कर दिया। बाकी मरीजों में भी वही असर देखने को मिला। सिस्टर्स ने खुशी से आंखें भर ली। थैंक यू सेंटेस। विकोर अब भी सेंटेस को देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी बल्कि एक ठोस यकीन था। हमें ये चमत्कार अब जंगलों तक ले जाना होगा। होली वाटर वहाँ की जरूरत है। रात गहराती गई। सेंटेस अपने कमरे में एक स्टडी टेबल के सामने बैठी थी। मांझा हुआ नक्शा उसके सामने फैला था। जलती मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में वो एक एक जगह चिह्नित कर रही थी और उसके मन में एक स्पष्ट सोच थी, ईश्वरीय शक्ति से इलाज अस्थायी उपाय है। जब तक असली स्रोत नहीं मिले बीमारी फिर फैल जाएगी। उसकी नजर गई टेबल पर रखी एक कांच की शीशी पर। वो तरल एक संक्रमित मरीज के शरीर से निकाला गया था। इंक्यूबेशन टाइम बहुत छोटा है और मौत आने में बहुत वक्त लगता है। मतलब इस बीमारी की क्रूरता बहुत लंबी होती है। वो समझ गई थी अगर हमें इस बीमारी को पूरी तरह रोकना है तो असली स्रोत खुद स्लम्स के भीतर है। सेंटेस ने गहरी सांस ली। उसका ध्यान फिर उसी सबसे पुराने कुएं पर गया। मुझे उसे शुद्ध करना होगा, वो सोच रही थी। क्या मैं अपनी शक्ति को केंद्रित करके उस कुएं में बस एक बूंद भर पवित्र जल बना सकती हूँ? और तभी एक अजीब सी अनुभूति ने उसके विचारों की डोर तोड़ दी। उसने आंखें बंद की और धीरे से कुर्सी से उठी। ये वक्त खो जाने का नहीं है, मुझे एक और रोगी को ठीक करना है। लेकिन जैसे ही वह चलने को हुई, तेज सिर दर्द, उसका शरीर लड़खड़ा गया। मेज का कोना पकड़कर उसने खुद को संभाला। उसका चेहरा हल्का जर्द पड़ गया। क्या ये डिवाइन पावर का ज्यादा उपयोग मेरे शरीर को खा रहा है? अनीमिया? पर दर्द को परे धकेलते हुए उसने फिर से कसम खाई, जब तक ये लोग तड़प रहे हैं मैं रुक नहीं सकती। कमरे से बाहर निकलते ही उसके सामने 3 आदमी खड़े थे। सेंटेस, एक ने खुशी से पुकारा, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी मदद करने आए हैं। डोलोरेस थोड़ी चौंकी। तुम लोग यहाँ? वो बोले, आप जैसे महान आत्मा को इस गंदे इलाके में अकेले नहीं छोड़ सकते। हमने 3 गाड़ियां भर के दान लाया है। स्लम वालों का तो आज जैकपॉट लग गया। वो हंसे, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सा व्यंग्य छिपा था। डोलोरेस ने शांत चेहरे से उनकी बात सुनी। उनकी मुस्कानें उनके असली इरादे छुपा नहीं पा रही थी। फिर भी उसने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, आप सबकी सहायता मैं पूरी श्रद्धा से स्वीकार करती हूँ। आपका कर्तव्य अब वही है जो आपने चुना है। तीनों नोबल्स की छाती फूल गई। क्या ग्रेसफुल ऑनरा है इनकी। उनकी आंखें डोलोरेस से हट नहीं रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनके कदम लड़खड़ाने लगे। ये गंध जहाँ प्रीस्ट्स एपिडेमिक के रोगियों का इलाज कर रहे थे, वहां की बदबू ने उनके सारे बड़प्पन की परतें नोच दी। मेरे जूते, ये तो लिमिटेड एडिशन है। पहले मुझे ट्रीट करो, मुझे उल्टी आ रही है, ये सब साफ करो, मुझे यहाँ से जाना है। तीनों नोबल्स का चेहरा नफरत और घृणा से भर गया था। सेंटेस डोलोरेस चुपचाप खड़ी उन्हें देख रही थी। उसकी
आंखों में न तो गुस्सा था न ही तिरस्कार, बस एक गहरी शांति। कृपा तब तक नहीं फलती जब तक इरादा पवित्र न हो। ये लोग यहाँ दया दिखाने नहीं, अपना चेहरा चमकाने आए थे। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कभी समझ आएगा कि सेवा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होती जो देख रहे हैं, बल्कि उनके लिए होती जो देख भी नहीं सकते। ईश्वर की असली शक्ति त्याग में है और प्रेम बिना शर्तों वाला होता है। डोलोरेस की निगाह अब एक और टेंट की ओर मुड़ी। वहां से एक अजीब सी काली लहर उठ रही थी। उसके मन ने बता दिया, सबसे गंभीर मरीज यही हैं। वहां क्लर्जी भी होंगे जो पूरी शक्ति से पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। वहां दर्द होगा, सांसों की टूटन होगी। सेंटेस डोलोरेस ने अपने भीतर की कमजोरी को एक बार फिर दबाया और धीमे कदमों से उस टेंट की ओर बढ़ी। माफ करना, मैं पहले क्यों नहीं आ पाई, उसने मन ही मन कहा और फिर पर्दा खींच दी। टेंट के भीतर कदम रखते ही सेंटेस डोलोरेस की सांस रुक गई। जल्दी और सालीन लाओ, एक तेज कमांडिंग आवाज हवा चीरती हुई गूंजी। एक प्रीस्ट जो पीछे खड़ा था दम साधे देख रहा था। एक डॉक्टर जो लगातार कई घंटे से मरीजों का इलाज कर रहा था, लेकिन उसकी विधि असंभव लग रही थी। ये कैसे हो सकता है, प्रीस्ट के मन में उठा। उसके ज्ञान के अनुसार एपिडेमिक जैसे संक्रमण पर सिर्फ डिवाइन पावर ही असर करती थी। और ये डॉक्टर, वो पहले मरीज की फोड़ी सी जगह पर चाकू से एक छोटी सी चीरा लगाता, फिर अपनी 2 उंगलियां उस घाव पर रखता और तभी चमत्कार, जैसे ही डॉक्टर की उंगलियां घाव को छूती वो जख्म तुरंत भर जाता और इन्फेक्शन वो भी गायब। प्रीस्ट की आंखें फटी की फटी रह गई। ये डिवाइन पावर सीधे घाव में प्रवाहित हो रही है, ब्लेसिंग की तरह, ऊपर से नहीं, सीधे भीतर तक। उसके भीतर एक उम्मीद जगी, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? सेंटेस डोलोरेस पूरे ध्यान से देख रही थी। ये डॉक्टर वो ही है, नाइट हाउंड विकोर, भेष बदलकर यहाँ काम कर रहा है। विकोर ने जख्म ठीक करने के बाद धीरे से दवा लगाई और मरीज को सांस लेने में मदद की। सेंटेस की नजरें उसकी साधना को नमन कर रही थी। फिर विकोर ने दोनों हाथ मरीज की छाती पर रखे। डिवाइन पावर पूरे शरीर में फैल गई। उसे पता था डिवाइन पावर एक क्लेरिक की प्रार्थना है जो भगवान तक पहुंचती है, फिर वो कृपा बनकर लौटती है। जितनी ज्यादा श्रद्धा उतनी ज्यादा शक्ति। एक डिवाइन पावर, पोप एक मिरेकल। लेकिन विकोर, उसे एक और सीक्रेट मालूम था। अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो एक डिवाइन पावर से 10 चमत्कार और 10 डिवाइन पावर से 100 चमत्कार तक। उसकी यादें पलटी। फॉल के समय जब मॉन्स्टर की बांट आई थी, प्रीस्ट्स थक चुके थे, फेथ डगमगा चुका था और मरीजों की गिनती मॉन्स्टर से भी ज्यादा हो गई थी। तब भगवान ने खुद मिरेकल की गणना बदल दी थी। अब मंत्र था, पहले चमत्कार करो, बाद में अंजाम की परवाह करो। इस नई शक्ति को लोग कहने लगे थे एडवांस्ड डिवाइन पावर। इतनी शक्तिशाली कि मॉन्स्टर का वध करना एक धर्म युद्ध बन चुका था। अब नॉन क्लेरिक्स भी अगर उनके कर्म शुद्ध हों तो डिवाइन पावर चैनल कर सकते थे। वाइकोर ने वही किया था। उसकी आत्मा में कई जन्मों का कर्म भरा था और डिवाइन रीजन में वो शक्ति खोल दी गई थी। तभी टेंट के कोने से एक मासूम आवाज गूंजी, मामी उठो ना प्लीज। एक छोटी बच्ची अपनी माँ के पास बैठी रो रही थी। विकोर ने एक नजर डाली, फिर सीधा उसकी तरफ बढ़ा, उसके सामने झुककर बोला, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मैं वादा करता हूँ। गोल्ड कॉइन निकाली और बच्ची को दी। ये खाना खरीदने के लिए है, लकड़ियां और दवा भी, ताकि तुम और तुम्हारी माँ जिंदा रह सको। प्रीस्ट ने देखा और तुरंत बोल पड़ा, ये उचित नहीं है, मॉनेटरी मदद की कोई सीमा नहीं होती, तुम सब कुछ बांट दोगे। विकोर मुस्कुराया और धीरे से बोला, लेकिन अगर कोई माँ भूखी मर रही हो तो सीमा तय कौन करता है? अगर माँ की भूख एंडलेस हो तो क्या तुम्हारी कृपा की लिमिट होनी चाहिए? पादरी कुछ कह नहीं पाया, उसका मुंह खुला था पर शब्द खो गए थे। विकोर की बात पर कोई जवाब ना पाकर उसने फिर कहा, मेरी जेब में पैसे की भी एक सीमा है, तो जो भी है मैं बांट सकता हूँ बिना किसी डर के। फिर उसकी नजर बीमार माँ पर पड़ी और उसने धीमे से कहा, माफ करना। सेंटेस डोलोरेस कुछ पल के लिए चौंकी। उसने अभी माफी मांगी, किस लिए? उसे वाइकोर की वो बात याद आई, थियोलॉजी एक एक्सप्लोरेशन है इंसान की समझ का। उसने सोचना शुरू किया, क्या वो भी उसी वजह से दुखी है जिस वजह से मैं? क्या वो भी हर किसी को बचा ना पाने के लिए अपने आप से शर्मिंदा है? एक भारी धड़कन उसके सीने से टकराई। थम। सेंटेस डोलोरेस सिर्फ 16 साल की थी, कच्ची उम्र, कमजोर अनुभव, और उस पल उसका दिल उस रहस्यमयी आदमी के लिए तेज दौड़ने लगा। शाम ढल चुकी थी। विकोर टेंट के बाहर बैठा था, थका हुआ, पसीने से तर। उसने मास्क थोड़ी देर के लिए हटाया और एक घूंट पानी पिया, पर उसकी राहत कुछ ही सेकंड की थी। सेंटेस डोलोरेस उसकी तरफ बढ़ रही थी। विकोर ने तुरंत मास्क वापस पहना और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? वो पास आकर बैठ गई। थोड़ी बात करनी है? उसने कहा। बिल्कुल, विकोर ने उत्तर दिया। सेंटेस ने कहा, तुम्हारे बिना हम इतने मरीजों को नहीं बचा पाते। विकोर ने सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ वही किया जो जरूरी था। सेंटेस हल्के से मुस्कुराई, मुझे पता था तुम यही कहोगे। फिर चुप्पी छा गई, एक अजीब थमी हुई चुप्पी। सेंटेस ने धीरे से अपने कपड़े भींचे। तुम जैसे मजबूत इंसान को डिवाइन पावर के साथ पैदा होना चाहिए था। मैं? मुझे तो बिना मांगे मिल गया ये टाइटल सेंटेस, पर मेरा शरीर कमजोर है, मेरा मन डगमगाता है और मेरी श्रद्धा कभी कभी टूट जाती है। ऐसे में भगवान ने मुझे क्यों चुना? इस धरती पर कितने लोग हैं जो मुझसे ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। उसने सिर झुका लिया। विकोर चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, इसीलिए तो तुम चुनी गई हो। सेंटेस ने सिर उठाया। विकोर मुस्कुरा रहा था। जो अंदर से टूटते हैं, जो गिल्ट में जीते हैं, जो इस बोझ को समझते हैं, वो ही इस दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी बन सकते हैं। ऐसी रोशनी जो अंधकार के सबसे भयानक कोनों में भी पहुंच सके। डोलोरेस की आंखें नम हो गई। क्या मैं वो बन सकती हूँ? उसने पूछा। विकोर का जवाब धीमा लेकिन दृढ़ था, तुम जरूर बनोगी। क्वाडेस फैमिली के क्लर्जी ने डिवाइन रिचुअल्स के जरिए एक विशेष होली वाटर तैयार किया। 3 बूंद प्लेनी दे ला वर्ज, जिसे कहा
गया सेंटेस टीयर। हर बूंद में वो शक्ति थी जो एक पूरे स्लम को शुद्ध कर सकती थी। एक भव्य हॉल के बीच सेंटेस डोलोरेस एक पोडियम के सामने बैठी थी। उस पोडियम पर 3 छोटी एम्प्टी ग्लास बॉटल्स रखी थी। उसने प्रार्थना शुरू की। चारों ओर डिवाइन लाइट फैलने लगी। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। उस माँ को नमन जिसने भगवान के बेटे को पाला, उसकी रातें, उसका डर, उसका दर्द जो कभी कम नहीं हुआ। आज का दिन मेरे लिए सबसे दुखद दिन है। प्रार्थना के अंत में डिवाइन लाइट पोडियम पर उतर आई। तीनों बोतलें एक चमक में ढक गई। कुछ देर बाद होली नाइट्स अंदर आए। उन्होंने वो बॉक्स उठाया जिसमें अब तीनों सेंटेस टीयर मौजूद थी। नाइट ने सिर झुकाकर कहा, आपकी कृपा के लिए आभारी है, हम इन्हें बेसमेंट सेफ में सुरक्षित रखें। सेंटेस डोलोरेस ने उन 3 पवित्र बूंदों को कार्डिनल की सेना को सौंप दिया और जैसे ही वो लोग रवाना हुए, डोलोरेस कुछ पल के लिए ठहर गई। अब अगला कदम क्या होगा? उसी वक्त एक प्रीस्ट देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहा था। डोलोरेस धीरे धीरे उसके पीछे पहुंची। उसकी आवाज धीमी थी पर आदर से भरी हुई। फादर, मुझे रेड डेथ से जुड़ी एक बात बतानी है। उसने उसे देखा और मुस्कुराया। मेरी परी, मेरी बेटी, आओ करीब आओ। डोलोरेस सिर झुकाकर उसके पास गई। ये थे कार्डिनल हम्बर्ट लान क्वोवार्ड्स, लॉन चर्च के सबसे शक्तिशाली अधिकारी। उसने डोलोरेस के कंधे पर हाथ रखा। इस बार जो ऑफरिंग तुमने दी वो बहुत सुंदर थी। उसकी मुस्कान शांत थी। मेरी बेटी से ऐसे ही उम्मीद थी। डोलोरेस ने विनम्रता से उसकी प्रशंसा स्वीकार की। कार्डिनल ने फिर गंभीर होकर कहा, अब बताओ क्या पता चला? डोलोरेस ने शांत स्वर में कहा, हमने सेंटेस टीयर की मदद से सेंट मेक्का के नीचे बहते जल को शुद्ध करने की योजना बनाई है। कार्डिनल ने पूछा, सोर्स मिला? ये बीमारी कहाँ से फैली? सेंटेस ने सिर हिलाया। स्लम में एक अनरजिस्टर्ड कुएं से। बच्चों ने बताया कि उस कुएं पर किसी आत्मा का श्राप है। हमारी जांच में वो कुआं पूरी तरह संक्रमित मिला और वहां हमें एक शीशी मिली जिससे इन्फेक्शन फैलाया गया था। उसने वो संदिग्ध वस्तुएं कार्डिनल को दिखाई। एक खामोशी छा गई। कार्डिनल ने एक कपड़ा उठाया जिस पर एक एम्बलम और एक डैगर रखा था। उसकी आंखें ठंडी हो गई। कहाँ मिले ये सब? उसी कुएं के पास, सेंटेस ने जवाब दिया। कार्डिनल की मुट्ठी भींच गई। लेवियाथान और बुर्जुआ, इन दोनों के चिन्ह हैं ये। अब उसकी आभा बदलने लगी। चारों तरफ औरा की लपटें उठने लगी। इन नीच लोगों ने एक आर्टिफिशियल वायरस बनाया और इस पवित्र भूमि को अपवित्र करने की हिम्मत की। उसकी आवाज गूंज उठी। अब इस अपवित्रता के खिलाफ एक पवित्र युद्ध छेड़ना ही होगा। पर डोलोरेस अब भी शांत थी, लेकिन उसका चेहरा तब पूरी तरह बदल गया जब कार्डिनल ने एक और नाम लिया, नाइट हाउंड। उसने शक भरे लहजे में कहा, उसे तुरंत पकड़ा जाए, पूछताछ की जाए, हर बात उगलवाई जाए। सेंटेस की आवाज अचानक ऊंची हो गई। नहीं। कार्डिनल ठिठक गया। डोलोरेस की आंखों में आंसू थे पर आवाज दृढ़। नाइट हाउंड ने अपनी जान की परवाह किए बिना इन्फेक्टेड लोगों का इलाज किया है। उसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। वो बुरा नहीं हो सकता। कार्डिनल कुछ देर तक डोलोरेस को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ क्या चल रहा है। डोलोरेस कुछ समझ नहीं पाई। कार्डिनल ने हाथ आकाश की ओर उठाया। उस नाइट हाउंड की वजह से मेरी बेटी, जिसने कभी मेरा विरोध नहीं किया, आज मुझसे बहस कर रही है। अब मुझे खुद उससे मिलना होगा। अचानक एक भारी दबाव पूरे कक्ष में फैल गया। डोलोरेस चीख पड़ी, फादर! कार्डिनल के हाथ से एक प्रकाश की किरण आकाश की ओर उठी। वो डिवाइन बीम पूरा शहर रोशन करने लगी। कार्डिनल ने अंत में कहा, अब कोई मतलब नहीं तुम्हारे विरोध का। पैलेडिन्स नाइट हाउंड को पकड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी बीच एक साधारण इन के ऊपरी कमरे में विकोर यानी नाइट हाउंड कुछ दिनों से ठहरा हुआ था। उसके कमरे के बाहर कुछ होली नाइट्स जमा हो चुके थे। वो बिना कोई आवाज किए साइन लैंग्वेज में एक दूसरे को संकेत दे रहे थे। और फिर दरवाजा एक जोरदार लात से टूट गया। एक नाइट चिल्लाया, रेड डेथ के पीछे तुम्हारा ही हाथ है नाइट हाउंड।